सय्यदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैह। जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जनाब स्पीकर, पार्लियामान की खूबसूरती इस चीज में है कि ट्रेजरी बेंचेस की पॉलिसीज के ऊपर ऑपोजिशन बेंचेस एतराज करें, तनकीद करें, इनकी गलतियां जो हैं हुकूमत की, एग्जेक्टिव की, उन गलतियों को हाईलाइट करें, इनको वो वादे याद दिलाएं जो वादे 2013 से लेके 2018 के अरसे के दौरान इनके पार्टी के चेयरमैन और पार्टी के कायदीन ने पाकिस्तान की अवाम के साथ किए थे। जनाब स्पीकर, इस चीज पे बुरा महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब इन पे तनकीद करते हैं वो इनकी इस्लाह के लिए है, क्योंकि उस इस्लाह में पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जिसके हम तर्जमान हैं, पूरे पाकिस्तान के तमाम अदारों में पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का तर्जमान पार्लियामान है। और पार्लियामेंट में ऑपोजिशन का भी जनाब स्पीकर वही रोल है जो ट्रेजरी बेंचेस का है। और मैं पिछले कई दिनों से यह देख भी रहा हूं, महसूस भी कर रहा हूं कि कई चीजें गलत बयानी और मैं समझता हूं इखलाकियात से गिरी हुई बात, ग्रेस से गिरी हुई बात नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इस तरफ से हो चाहे वो उस तरफ से हो। लेकिन हमेशा हमेशा हुकूमत का दिल बड़ा होता है। टॉलरेंस, जमहूरियत का पहला सबक एक सियासी वर्कर को सिखाया जाता है, टॉलरेंस का, सब्र का। कुरान की आयत भी है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र करके अगर हम आपको तनकीद करते हैं और तनकीद बराए इस्लाह करते हैं तो जनाब स्पीकर वो हमारा आईनी हक है। हमने अल्लाह ताला के 99 इस्म शरीफ के नीचे खड़े होके आइन के आर्टिकल 65 के नीचे आइन के साथ वफादारी का हल्फ दिया है, और उस हल्फ में हमने ये कहा है कि हम इस आइन की हिफाजत करेंगे। उस हल्फ में कहा है कि हम इसकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम इसको डिफेंड करेंगे, हम इसका दिफा करेंगे, और उस दिफा में हमारी जिम्मेवारी है कि हम तनकीद करें। जनाब स्पीकर, यहां पे रियासत मदीना की तो बात की जाती है। रियासत मदीना हम सब मुसलमानों के लिए एक आइडियल सिचुएशन है, और कोई मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट जो है वो इंप्लीमेंट ना हो। लेकिन तकरीरों से रियासत मदीना नहीं बनती, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो अगर रियासत मदीना बनानी है तो अमल करें। तकरीरों से पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान अमल से आजाद हुआ था, तहरीक से आजाद हुआ था। आईएमएफ का जो ये बजट है, मैं तो उसको आईएमएफ बजट कहूंगा, और मौजूदा हुकूमत गोज विदाउट सेइंग पिछले 2 अरसे के दौरान दिस इज द फोर्थ बजट, दिस इज द फोर्थ बजट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, एंड अनफॉर्चुनेटली ये बजट भी पाकिस्तान के मुंतखब लोगों ने नहीं बनाया। डॉक्टर हफीज शेख कौन है? और यहां पे बात हुई, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे पार्लियामानी लीडर साहब ने जो फरमाया वो दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान को क्या वो लोग चलाएंगे जो अवाम जिनको मुंतखब करके इस 22 करोड़ लोगों के ऐवान में भेजती है, कि सिलेक्टेड लोग पाकिस्तान को चलाएंगे? मुझे ये पाकिस्तान का आइन है, इसमें दिखा दें कि कहां मुशीर वजीर आजम का इस पार्लियामान को जवाबदेह है। कहीं जवाबदेह नहीं है।
मुझे दिखा दें आईने पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का जो एक मुशीर है वजीर आज़म का, क्या उसने इस आइन के साथ पासदारी का, इस आइन की हिफाजत करने का, इस 22 करोड़ अवाम का दिफा करने का उसने हल्फ उठाया? नहीं उठाया। वो लोग हमारा बजट बनाते हैं। ये लम्हा फिक्रिया है कि ये लोग, हम लोग जो इलेक्ट होके आते हैं, रातें लोगों के घरों में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे होते हैं, दिन रात 24-24 घंटों की कैंपेनें करते हैं, हम लोगों को तो काबीना में बिठाया नहीं जाता। मैं हमदर्दी रखता हूं यहां पे बैठे हुए उन इलेक्टेड लोगों के लिए जो कि सिलेक्टेड के गुलाम बन गए। जनाब स्पीकर, अगर हमारे बजट में देखें कि एजुकेशन, किसी भी माशरे में तालीम का एक अहम किरदार रहा है। तालीम का बजट जो कि हमारी नवाज शरीफ की हुकूमत में 90 अरब था, उसको हम स्क्वीज करके 77 और फिर 83 तक लेकर आए। तो तालीम के बारे में हायर एजुकेशन का जो बजट है, अगर हम उसको देख लें तो वो भी कम हुआ, वो भी 35 अरब से 30 पे आया। कायदे आजम, जनाब स्पीकर, जिनकी ये तस्वीर आपके और हम सब जिनको मुखातिब कर रहे हैं, हमारे कायद हैं, कायदे मिल्लत हैं। कायदे आजम ने क्या फरमाया था अपने सदारती खिताब में, जो उन्होंने पंजाब मुस्लिम फेडरेशन के एक इजलास से खिताब करते हुए तालीम के बारे में कहा? There are at least 3 main pillars which go to make a nation worthy of possessing a territory and running the government. One is education. Without education, you are in the same position as we were in this pandal last night in darkness. With education, you will be in the same position as you are in this broad daylight. Next, no nation and no people can ever do anything very much without making themselves economically powerful in commerce, trade and industry. तो हमने तो अपनी तालीम का ही गला घूंट दिया। इस कौम का, वो कौमें तरक्की नहीं करती, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। तो अगर हमने अपने एजुकेशन का ही गला दबा दिया, उसका बजट स्क्वीज कर दिया, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। सेहत के शोबे में भी ये हुआ। मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा कि एक कमीशन बनाएं। मैं उस पर भी आऊंगा कि मेरा मुतालबा है कि गलत अदादो शुमार देना इस ईवान में इस आइन के साथ गद्दारी है, जिसका हल्फ उठा के, इसीलिए तो मैं कहता हूं पाकिस्तान को सिलेक्टेड लोगों से बात चलवाएं, क्योंकि उन्होंने आइन के साथ पासदारी का हल्फ ही नहीं उठाया। वो हमारा बजट बना रहे हैं। अगर वो गलत अदादो शुमार देंगे तो उनको कहां पे हम जाके पकड़ेंगे? आपको, मुझे तो पकड़ा जा सकता है। हमें तो पाकिस्तान, हमारा ओढ़ना बिछोड़ना जायदादें सब कुछ पाकिस्तान में। तो हम उन लोगों के जरिए अपने बजट मत बनवाएं जो चीट करें इस हाउस को, जो अदादो शुमार को छेड़ें। जनाब स्पीकर, सीपैक, जब सीपैक के बारे में, जो पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट जो साउथ ईस्ट एशियन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं, अगर आप उनसे कभी ये गुफ्तगू करें तो कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन सबसे बड़ा एसेट है क्योंकि उसको हम स्ट्रेंथन इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम उसको इकोनॉमिक रूट की तरह लिए इस्तेमाल करें। सीपैक वाज द की, conceived by the opposition parties, implemented by the opposition parties. हमने उस सीपैक का गला घोंट दिया। जितने पैसे रेलवे के ML1 प्रोजेक्ट के लिए रखे गए, इतने में तो रेलवे का जो ट्रैक है वो सखर तक भी नहीं पहुंचेगा जनाब स्पीकर। और BRT को हमने 100 अरब रुपया दे दिए। करप्शन जहां पे हुई है, लूट खसूट की कहानी एक दास्तान है। हमने ML1 को सिर्फ और सिर्फ इस बजट में 24 अरब रुपए दिए।
जो कि इंटर प्रोविंशियल प्रोजेक्ट है, जिससे सीपेक रिवाइव होगा। सेम इज द केस विद डैम्स। डैम्स के लिए ये कहना कि डैम्स बन रहे हैं या बनेंगे, देखना ये कि डैम्स के लिए पैसे कितने रिजर्व किए गए हैं। आज तक हमें उस डैम फंड का तो नहीं बताया जा रहा कि वो डैम फंड कहां पर गया है। वो डैम फूल हो गया है, और वो डैम फंड इकट्ठे करने वाले जो लोग हैं आज वो कहां हैं, और वो डैम फंड का पैसा कहां पर गया है जो कि डैम बनाने के मकसद के लिए इस कौम से लिया गया। मेरा मुतालबा है उसके ऊपर भी कमीशन बनना चाहिए पार्लिमानी, जो ये देखे कि वो अरबों रुपए जो इकट्ठे किए गए पूरी दुनिया में से जाके डैम के नाम पे, वो पैसे कहां पर गए। वो ओवरसीज पाकिस्तानी का पैसा था, पाकिस्तानियों का पैसा था, वो अरबों रुपया कहां पे गया। और अब कोरोना फंड बन गया। जो डैम फंड का हाल हुआ है जनाब स्पीकर, क्या वही कोरोना फंड का भी हाल होगा। पता लगा कोरोना फंड के पैसे उठा के आईपीपीस को दे दिए। जनाब स्पीकर, ये गैर आईनी है। जिस मकसद के लिए पैसे लिए जाते हैं आवाम से, उस मकसद पे ही खर्च किए जाते हैं। इस पे लातादाद फैसले हैं अदालतों के, लेकिन हम ये नहीं करते, हम ये चीजें भूल जाते हैं। टैक्स शॉर्टफॉल 600 अरब रुपया का एक दफा शॉर्टफॉल हुआ, तो यहां पे सोशल मीडिया पे एक साहब ने हाईलाइट किया, तो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेनें चल गई। टैक्स शॉर्टफॉल हमारा कहां से कहां पहुंच गया और हम इसको तस्लीम नहीं कर रहे। टैक्स शॉर्टफॉल की एक समरी हमारे पास ये मौजूद है। ये जो फेडरल बजट की बजट इन ब्रीफ है, इसके पेज नंबर 9 पे पता लगता है हमारा इनकम टैक्स जो है उसमें हजारों अरबों रुपयों का कमी वाकई हुई है। कैपिटल वैल्यू टैक्स में हुई है, सेल्स टैक्स में हुई है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी में हुई है, कस्टम ड्यूटी में। कौन कौन से हेड की बात करूं जहां पे टैक्स का शॉर्टफॉल है। हमारी जीडीपी जो है जनाब स्पीकर माइनस में। ऑन गॉड्स ग्रीन अर्थ नेवर लिसन दिस के किसी मुल्क की जीडीपी माइनस में चली जाए। 5.8 पे नवाज शरीफ छोड़ के गया, जिसको ये करप्ट कहते हैं। वो नवाज शरीफ 5.8 पे चला गया, ये अब उसको -2 पे लेकर आए, -4 पे अभी माना हुआ है। ये -4 भी नहीं होगा जनाब स्पीकर, ये -2 पे आएगा। मेरी तो दुआ है, हम तो दुआ करेंगे कि पाकिस्तान की आवाम का भला है, क्यों ना ये अच्छी फिगर्स दें, अच्छे स्कोर्स दें, डिलीवर करें। क्योंकि 22 करोड़ आवाम का फैसला ना, पाकिस्तान की आवाम का भला हो जिससे भी हो, पर भला तो हो। पर कैपिटा इनकम 1600-1700 डॉलर पे थी, 1100 पे आ गई। बजट डेफिसिट 4300 से बढ़ता 2300। सर्कुलर डेट पे जनाब स्पीकर देखें 1200 पे हम छोड़ के गए थे, 2400 अरब। वो कहते लोग टैक्स नहीं देते, लोग टैक्स कहते चाहे वजीर आजम करप्ट हो तो लोग टैक्स नहीं देते। हुण केड़ा वजीर आजम है? इसका मतलब आपकी बात दुरुस्त थी कि अगर वजीर आजम करप्ट हो तो लोग टैक्स नहीं देते, तो इसका मतलब है जो टैक्स लोग नहीं दे रहे वजीर आजम करप्ट है। ये आपकी कही हुई बातें हैं, जो हमारा फर्ज है आपको याद दिलाएं, आईना दिखाएं। ऑपोजिशन का रोल है, आईनी रोल है, इस पे गुस्सा मत करें। मैं आपको वीडियो के हजारों क्लिप्स पेश कर सकता हूं जिसमें ये बातें की गई। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमें कहा जाता है स्टील मिल्स आपकी वजह से बैठ के 1400 अरब का खसारा था, 2800 पे चला गया। क्या बना इंस्टीट्यूशंस का? अदारे तो आपने बनाने थे ना। सिंधी टोपी अजरक पहन के स्टील मिल्स के बाहर खड़े होकर कहते थे कि जनाब इसको हम ठीक करेंगे। अब जाए ना जरा स्टील मिल्स, वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा था आप चला के दिखाएंगे। और उस स्टील मिल में भी जनाब स्पीकर मैं ये डिमांड करूंगा कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करें। ठीक है, जब ऐसे अदारे जो काम ना कर रहे हो, हमारे बजट पे वजन हो, ठीक है, हमें उनसे वी शुड साइफन देम ऑफ, लेकिन ट्रांसपेरेंसी करें। अभी भी हमें यह पता है कि कुछ ऐसे लोग जो कि करीबी दोस्त हैं जो उसको लेना चाहते हैं। और जुल्फी बुखारी का जिस तरह उसमें रोल है, हु इज ही? जुल्फी बुखारी तो पाकिस्तानी नेशनल भी नहीं है जनाब स्पीकर, ही इज अ ब्रिटिश नेशनल। ही इज अंडर ओथ ऑफ लॉयल्टी विद द क्वीन, नॉट अंडर द ओथ ऑफ लॉयल्टी विद पाकिस्तान और विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हमने उस बंदे को उन कमेटीज में बिठा दिया है जो पाकिस्तान का शहरी भी नहीं है, जिसने हल्फ भी नहीं उठाया हुआ पाकिस्तान से वफादारी का। आपकी तरह मेरी तरह नहीं है, हम ढूंढेंगे।
इस पे जनाब स्पीकर मैं ज़राअत पे भी बात करूंगा। ये टिड्डी दल जो ये मसला जब शुरू हुआ तो पिछले साल की तकरीरें निकाले ऑन रिकॉर्ड है, जब कहा जाता था कि स्प्रे कर दें, जब ओमान से चलती है तो पता चल जाता है कि ओमान से चल पड़ी है टिड्डी और आएगी बलूचिस्तान के रास्ते से होती, ईरान से, मिडिल ईस्ट से होती पाकिस्तान आएगी और जिन जिन सूबों में जाएगी सबको पता है। वो कम से कम वो टाइगर फोर्स इधर बॉर्डर पे खड़ी कर देते, वेली जो फिर रही है टाइगर फोर्स, उससे टिड्डियां भगवा देते। लेकिन वो जो टिड्डी दिल है वो 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ के बजट से वो टिड्डी दिल का खात्मा हो सकता था उस वक्त। देखिए जनाब स्पीकर, ये अल्लाह का अमर है और मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला का प्रोग्राम और प्लान होता है वो सब प्लान से बड़ा होता है। ये टिड्डी दिल क्यों नहीं जा सकी? बलूचिस्तान में बर्फबारी हो गई, ये वापस जाती है, वो चोलिस्तान में रही, उसने अंडे दिए। एक साल यहां पे लोग रोते रहे, पीटते रहे, किसान, सिंध गवर्नमेंट रौला डालती रही, शोर करती रही कि वापस स्प्रे करें। कंबाइंड एफर्ट के साथ काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया और वही क्या उसका रिजल्ट निकला कि 200 अरब रुपए की पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान में कहत पड़ सकता है। ये एक सीरियस इशू था। किसानों के लिए क्या रखा है इस बजट में? कभी ओले पड़ रहे हैं, कभी तूफान आ रहे हैं। वो मेरे भाई सियाल साहब 2 नंबर स्प्रे की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं तो गवर्नमेंट ही 2 नंबर हो गए तो फिर क्या बनेगा इधर बाकी काम? आप स्प्रे को रो रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये वहां पे अल्लाह के अजाब आते हैं जहां पे किसी का हक मारा गया हो। और मेरा यकीन है इस चीज में कि जब भी आप किसी हकदार का हक मारेंगे वहां पे बरकत नहीं होगी। जनाब स्पीकर, जब से मौजूदा गवर्नमेंट आई है, चाहे कपास हो, गंदम हो, कोई भी फसल हो, गन्ना हो, आप उठा के देख लें, ज़राअत का ग्राफ डाउन है। अल्लाह ताला ने बरकत ले ली है। ये बरकत वहीं से जाती है जहां पे किसी हकदार का हक मारा गया हो। जनाब स्पीकर, पूरे एक तो कायदे आजम को हम कायदे मिल्लत कहते हैं। जब से मौजूदा हुकूमत आई और मौजूदा वजीर आजम आए, मैं उनको कहूंगा ये तो कायदे किल्लत हैं। कायदे मिल्लत तो सवाल, वो तो अजीम हस्ती है वो जो ऊपर बैठी है, लेकिन कायदे किल्लत जब से आए पाकिस्तान में कौन सी चीज है जो मिल रही है? खाद से लेके पेट्रोल से लेके दवाइयों तक हर चीज जो है वो मिसिंग है। हमारे सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि इस तरह आज हम असेंबली के इजलास में अपनी सब ऑपोजिशन में भी बैठे लोग, ट्रेजरी में बैठे लोग लाइफ एट रिस्क करके आए। आपकी बड़ी मेहरबानी, स्पीकर साहब की बहुत मेहरबानी कि लाइफ एट रिस्क है। ये जो हमारे मुलाजमीन बैठे हैं ये बेचारे लाइफ एट रिस्क पे आए हैं फॉर द सर्विस ऑफ दिस नेशन, फॉर द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। हमें इनकी सैलरीज को, खासतौर पे आज के दिनों में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी सैलरीज को हमें बिल्कुल इंक्रीज करना चाहिए था। और मैं ये मुतालबा करता हूं इस ऐवान से कि सैलरीज जो हैं एम्प्लॉयज की वो बढ़ाई जाएं। जनाब स्पीकर, एहतसाब का अमल होना चाहिए। हम कहते हैं बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी करें, बट अक्रॉस द बोर्ड करें। बट अकाउंटेबिलिटी, इफ अकाउंटेबिलिटी बिकम्स विक्टिमाइजेशन, इट अफेक्ट्स इकोनॉमी। आपका टाइम। जनाब स्पीकर, दो 3 मिनट, मेरे पार्लिमानी लीडर भी बैठे हैं और आप भी हमारे भाई हैं। देखिए जनाब स्पीकर, अकाउंटेबिलिटी जब विक्टिमाइजेशन बनती है तो नुकसान होगा। और मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि कल आप लोग नहीं बचेंगे इस अकाउंटेबिलिटी के अमल से। कल जब हम भी उन बेंचेस पे बैठे थे, हमसे भी ये गलती हुई और उस गलती में भी मैं समझता हूं कि उस वक्त तहरीक इंसाफ का किरदार था कि जब पार्लिमानी कमेटी बनी और बिल फाइनल हुआ, साहब को भी वापस ले लिया, शाहमूद कुरैशी साहब को भी वापस ले लिया और डॉक्टर शीरी मजारी का नाम डाल दिया गया ताकि बिल लेट हो। जनाब स्पीकर, कब तक पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग होती रहेगी? कब तक हम अपने 22 करोड़ अवाम जिस बात पे लोगों से वोट लेके आते हैं यहां पर बैठ के अपनी वफादारियां तब्दील करते रहेंगे? ये वफादारियां तब्दील करने का अमल, अपने आइन के हल्फ के खिलाफ जाने का अमल, अल्लाह ताला के 99 नाम के नीचे खड़े होके झूठ बोलने का जो अमल है, कब तक जारी रहेगा? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, लंबी फहरिस्त है, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, कुछ भी नहीं मिला तो 15 किलो हेरोइन डाल दी।
कभी इतना भी जुल्म हुआ है? अल्लाह की लाठी बेआवाज है, अल्लाह से भी डर खत्म हो गया क्या? साद रफीक, सलमान रफीक, कामरान माइकल, फवाद अहमद, अहा चीमा, हाफिज नुमान, और जनाब स्पीकर इंटरेस्टिंगली 80% लोग हैं मेरे समेत जिनको नैब के नोटिस सर्व हुए हैं, इंक्वायरीज भुगत रहे हैं। डराया जाता है इस ऐवान में आने से पहले, हक की बात करने से पहले, सच बोलने से रोका जाता है। कब तक हम इन जुबानों को बंद कराएंगे? कब तक हकीकत पे पर्दा डालेंगे? जनाब स्पीकर, मुझे तो आज वो एक शेर याद आ रहा है, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबा अब तक तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जुबान की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। मैं तो जनाब स्पीकर इसमें यकीन रखता हूं, अपने आइन के साथ वफादारी का, आइन की बालादस्ती का, रूल ऑफ लॉ का मैं जिक्र करता रहूंगा, उसकी जंग लड़ता रहूंगा। और मैं ये आप मेरे सारे मुंतखब लोग मेरे भाई, मैं एहतराम करता हूं, आप उस अमल में से ना गुजरे जिसमें से हम लोग गुजर के आए। मेरा एहतसाब ये दूसरी नस्ल का एहतसाब हो रहा है। पहला एहतसाब मुशर्रफ के दौर में हुआ, 2 साल मेरे वालिद को जेल में रखा गया, अब दूसरी नस्ल का एहतसाब शुरू हो गया। कसूर क्या है? आइन की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती का बात करते हैं, वफादारी की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। ये कब तक अमल रहेगा? खैबर पख्तूनख्वा में एक एहतसाब ब्यूरो बना था जनाब स्पीकर, ये केस है, आपको मैं बता रहा हूं। खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन का लेटर कब तक छुपेगा? हम तो कोशिश करेंगे कि यहां से कोई इंतकाम की उस गुस्से में ना आए। एहतसाब ब्यूरो केपीके का चेयरमैन, जनाब स्पीकर मुझे थोड़ा सा ये आपकी भी बेहतरी है, ये इस अवान की बेहतरी है कि हम कानून साजी करें। बीआरटी का प्रोजेक्ट देख लें, मालम जबा का प्रोजेक्ट देख लें, ग्रेनाइट की माइंस का प्रोजेक्ट देख लें, बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट देख लें, शुगर स्कैम देख लें, जहांगीर तरीन तो हमने बाहर भगा दिया। मेडिसिन, अकरम कियानी, आमिर कियानी साहब से मिनिस्ट्री तो ले ली, क्या बना उस इंक्वायरी का? वो पड़ी हुई इंक्वायरी कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज में। दवाइयां पाकिस्तान में अरबों रुपए महंगी होगी, लेकिन आप ठीक है जिसने करप्शन की वो भुगते, लेकिन इसको एहतसाब को, अमल को इंतकाम के तौर पे ना इस्तेमाल करें, क्योंकि कल जनाब स्पीकर ये फंदा हर जमहूरी तौर पे इलेक्टेड आने वाले बंदे के गले के खिलाफ गले में पड़ेगा। जनाब स्पीकर बस एक मैं अब खत्म करता हूं, मैं एनएफसी वार्ड पे बात करना चाहूंगा। जनाब स्पीकर, हुकूमत पाकिस्तान 12 मई 2020 को एक नोटिफिकेशन करती है, यह गैर आईनी नोटिफिकेशन है। मुशीर का लफ्ज इस पाकिस्तान की आइन की किताब में नहीं है। क्या हमने ये पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलाना है, या हमें फैसला करना होगा कि क्या हमने जो इस आइन के साथ वफादारी का, इन 99 अल्लाह के नाम के नीचे खड़े होकर हलफ दिया कि हम आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएंगे? क्या हम अल्लाह ताला की वो बात जो कही हुई है कि झूठे पे लानत, क्या हम वो लानत लेना चाहते हैं और ये हलफ की खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं? इस आइन में कहीं नहीं लिखा कि मुशीर नेशनल फाइनेंस कमीशन का मेंबर होगा। इस आइन में नहीं लिखा हुआ कि मुशीर नेशनल फाइनेंस कमीशन की चेयरमैन होगा। वही तो मैं रोता हूं, मैं वाइंड अप कर रहा हूं जनाब स्पीकर, ये बहुत अहम मसला है। ये हमने वो तमाम चीजें नेशनल फाइनेंस कमीशन में सूबों से छीनने की कोशिश की हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम अलाउ नहीं करती। जो मसाइल हम एनएफसी के थ्रू जो इस नोटिफिकेशन में हमने डाल दिए, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का कितना इजलास हमने बुलाया? हर हुकूमत के ऊपर 90 दिन में एक इजलास बुलाना जरूरी है जनाब स्पीकर। जब से मौजूदा हुकूमत आई है, 2018 में सिर्फ एक इजलास बुलाया, 2019 में एक इजलास बुलाया गया, और 2019-20 में अभी तक इजलास ही नहीं बुलाया गया। शुक्रिया। क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? जनाब स्पीकर मुझे थोड़ा सा बोले दें। सूबों को साथ लेके फैसला करें। सूबे वफाक की इकाइयां हैं, क्या हमने 71 से सबक नहीं सीखा? क्या हमने अभी माजी से सबक नहीं सीखा? ये 73 का आइन इसलिए बनाया था कि 71 में हमसे गलती हुई थी।
ये चीजें उसके बीच में इसलिए डाली गई थी, मुश्तरका मुफादात कौंसिल, नेशनल इकोनॉमिक कमीशन, नेशनल फाइनेंस कमीशन, ताकि सब मिलके भाई इकट्ठे फैसला करें। थैंक यू जी। लेकिन जनाब स्पीकर, बस मैं अब वाइंड अप करता हूं, कि अल्लाह ताला ने आपको अगर जो हमारे तहफुजात इस इलेक्शन पे, इस रिजल्ट पे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं, आइन की बालादस्ती करें। कल ये आइन आपका मुहाफिज होगा। अगर आज इस आइन की बालादस्ती नहीं करेंगे तो ये कल आइन आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मैं इस अल्फाज से इजाजत चाहूंगा। थैंक यू जी। कमल शोजब साहिबा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब, आपने मुझे टाइम दिया। अभी मैंने बड़ी धुआंधार तकरीर सुनी। हालांकि सुबह से हमें यह बताया जा रहा था कि तकरीर करना जो है वो तो एक